मेरा प्रश्न मेरे निजी जीवन से है और वो है सास बहू का झगड़ा। जब माँ को समझाने जाता हूँ तो वो मुझे जोरू का गुलाम कहती है। जब बीबी को समझाने जाता हूँ तो मुझे माँ का लाडला कहती है। बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। ये बड़ा प्रचलित मुहावरा है हमारे यहाँ। हाथ से निकल जा रही है लड़की। ये हाथ कैसे, कहाँ थी, हाथ में क्या कहा था? आपने दो नहीं तीन महिलाओं का जिक्र करा और उसमें बस एक है जो आपको दुखी नहीं करती। मैंने खुद से उनको जॉब ढूंढ के दिया है, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं हो रही है कि मैं जॉब करूं, मैं ये करूं। मेरा दोष क्या है? प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न मेरे निजी जीवन से है। मेरे शादी को 9 साल हो गए हैं। 5 साल की एक बेटी है और इन 9 सालों में मैं एक चीज से उलझा हुआ हूँ, और वो है सास बहू का झगड़ा। एक महीना भी ऐसा नहीं गया कि सास बहू का झगड़ा नहीं हुआ हो। वो चलता ही रहा है। जब माँ को समझाने जाता हूँ तो वो मुझे जोरू का गुलाम कहती है। जब बीबी को समझाने जाता हूँ तो मुझे माँ का लाडला कहती है। और इसी द्वंद में मैं हमेशा उलझा रहता हूँ। मेरे करियर का कोई फोकस नहीं रहता, कोई काम में कोई फोकस नहीं रहता। इसी के चलते मैंने गीता सत्रों को भी ज्वाइन किया, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि मैं उस सत्रों में भी ध्यान नहीं रख पाता। कई बार तो ऐसा होता है कि आत्महत्या करने का भी विचार आ जाता है। मैं 1 साल का था तब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तब से मैं और मेरी माँ अकेले ही है। मेरी बहन विवाहित थी, फिर डिवोर्स हो गया वो, और अपने आप में वो इंडिपेंडेंट जी रही है। उनका हमारे जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैं अकेला पुरुष हूँ अपने घर में, और सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। माता जी रिटायर्ड है, उनकी एज है 65। और बीवी का भी बहुत कुछ घरेलू ही काम रहता है। मैंने बहुत कोशिश की है कि उनको आग जीवन में कुछ कर सके, जॉब कर सके। मैं बहुत ही इनको प्रोत्साहित करता हूँ, आपकी सीख भी सुनाता रहता हूँ, लेकिन कोई असर नहीं रहता। जीवन इतना उलझ जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं रहा, और अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसमें मेरा अज्ञान क्या है? मेरा दोष क्या है? कुछ सहायता करें मेरी। आपने दो नहीं तीन महिलाओं का जिक्र करा और उसमें बस एक है जो आपको दुखी नहीं करती। वो है जो स्वतंत्र है। मेरी बेटी। महिला नहीं है वो अभी, बहन। कुछ समझ रहे हैं? वयस्क हैं बहन आपकी, जैसे आपकी पत्नी वयस्क हैं, जैसे माता जी वयस्क हैं, तो बहन भी वयस्क हैं। हाँ, आपसे 10 साल बड़ी है। हाँ बिल्कुल। तो उनकी उम्र आपकी माता जी की उम्र और आपकी उम्र के बीच की है, लेकिन वो नहीं आती परेशान करने। मतलब समझिए, कौन नहीं करता परेशान? जो स्वतंत्र है वो नहीं करता परेशान। 3 महिलाओं का उल्लेख करा जिसमें से 2 परेशान करती हैं, एक नहीं करती। जो स्वतंत्र होगी वो नहीं करेगी परेशान। यही बहन कमाती ना होती और आपके ही घर में पड़ी होती, आप पर आश्रित होकर के, तो फिर त्रिकोणीय घमासान होता, ट्रायंगुलर फाइट होती। बहुत लोग ऐसे सर हिला रहे हैं, कहते हैं हाँ हम जानते हैं। कभी इधर कोalition बनता है दो का, कभी एक इसको छोड़ दिया जाता है, कभी माँ और बहन एक हो जाते हैं, कभी ननद भौजाई इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता मामला ऊंट किस करवट बैठेगा। जो हमारी व्यवस्था है ना पारंपरिक परिवार की, उसके मूल में द्वंद है, कलह क्लेश है। शांत सुखी परिवार बड़ा मुश्किल है, लगभग असंभव है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसमें, जो है ना, परिभाषागत ही त्रुटि है। क्या त्रुटि है बता देता हूं। त्रुटि यह है कि जो हमारी परिवार की परिभाषा है उसमें अधिक से अधिक एक या दो लोग ही सशक्त होते हैं।
वही होते हैं जो अर्जन करते हैं, घर में कमा के लाते हैं, जिनके मत्थे घर चलता है, बाकी सब उन पर आश्रित होते हैं। हम जब कह रहे हैं परिवार, तो हमारा अर्थ है उससे पितृसत्तात्मक परिवार, द पैट्रियार्किकल फैमिली। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्ट्राइफ है, उसकी संरचना में ही द्वंद्व निहित है। आप ही हो अकेले कमाने वाले, यू आर द ओनली अर्निंग रिसोर्स। तो जिसका आपके ऊपर हक रहेगा वो मौज मारेगा, और दूसरा उसका प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है। तो इसलिए ये एक आर्केटाइप बन गया है, सास बहू का झगड़ा। सास बहू का झगड़ा आपने कभी नहीं सुना होगा, ससुर बहू का झगड़ा। ससुरा लड़ता काहे नहीं? क्योंकि उसके बाद अपनी पेंशन होती है कई बार। सास बहू का झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक ही एसेट के लिए, एक ही रिसोर्स के लिए प्रतिद्वंदिता कर रही हैं। वो कौन है? बेटा। ये बेटा एकदम नाकाबिल होता तो सास बहू की लड़ाई नहीं होती। ये बेटा कमाता है इसलिए होती है। इस बेटे के हाथ में ताकत है इसलिए होती है। इस बेटे के हाथ में ताकत है, और हमारी पारिवारिक व्यवस्था परिभाषा से ही ऐसी है कि न माँ के हाथ में ताकत होती, न पत्नी के हाथ में ताकत होती। वो भी इंसान है, वो भी वयस्क हैं, एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं, पर पावरलेस हैं, एजेंसी लेस हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं है। तो दोनों ही चिपकना चाहते हैं उससे जिसके पास कुछ है। किसके पास है? वो जो घर का मर्द है, जो बेटा है, माँ का बेटा, दोनों उससे चिपकना चाहते हैं। पत्नी उस पर अपना वर्चस्व रखना चाहती है, क्योंकि पत्नी खुद कुछ नहीं कमाती ना। पत्नी खुद कमाती हो तो वो ये सब तीर तिकड़म नहीं चलाएगी। इसी तरह से यदि माँ भी खुद कमाती हो तो वो भी ये सब तीर तिकड़म नहीं चलाएगी। न माँ के पास कुछ है, न पत्नी के पास कुछ है, दोनों के पास एक ही चीज है। इस पुरुष को कौन कंट्रोल करके रख सकता है? जो कंट्रोल करके रखेगा उसकी चांदी है। तो दोनों लगी रहती हैं अपने अपने तरीके से पुरुष को पकड़ने में। और इस बात में निहित नर्क को पहचानने की जगह हमने इस बात को महिमा मंडित कर दिया है। वो मैं गाना सुन रहा था, बेटा बेटा नाकर सासू अब तेरा बेटा मेरा है। वो शादी में नाच रही है। शादी में बोल रही है कि उसको बेटा बेटा मत करो, वो मेरा है। ससुर को नहीं बोल रही है, सास को ही बोलेगी। ये जो पूरा मामला है ना, ये आर्थिक है। इसके पीछे अर्थ की और सत्ता की लड़ाई है। और वो लड़ाई इसलिए है क्योंकि तुमने दो ऐसे इंसान खड़े कर दिए हैं जो दोनों ही सत्ताहीन, दुर्बल, जो दुर्बल होगा वो और क्या करेगा? आ रही बात समझ में? ये सब दुर्बलता जनित बीमारियां हैं, और जिनको ये नहीं चाहिए वो अपने घरों में दुर्बलता को ना पलने दें। मैंने 100 बार बोला है, तुम जिसको गुलाम बनाओगे वो तुम्हें अपना गुलाम बनाएगा। तुम अपनी पत्नी को कमजोर रखोगे, पत्नी तुम्हारा जीवन नर्क कर देगी, क्योंकि अब वो कमजोर है तो तुमसे चिपकेगी। जो कमजोर हो जाता है वो और क्या करेगा? उसके पास अब चारा क्या है? वो तरीके तरीके से तुमसे चिपकेगा, तुमको अपने काबू में रखना चाहेगा। कहा ना, उसको तुमने गुलाम बनाया, वो अपने तरीके से तुमको गुलाम बनाएगी, और गुलाम बनाना उसकी मजबूरी है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकती। तुमने उसको इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो बाहर निकल के 10 रुपए भी कमा सके। तो अपनी जीविकोपार्जन के लिए फिर उसके लिए जरूरी हो जाता है कि पति को वो अपने अंगूठे के नीचे रखे। और यही हालत मां की होती है। मां भी एकदम कुछ नहीं जानती,
तो माँ की भी दुनियादारी तभी तक चल रही है जब तक उसने बेटे को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। अब माँ भी रखना चाहती है, पत्नी भी रखना चाहती है, दोनों मजबूर है रखने के लिए, क्योंकि दोनों ही दुर्बल है, माँ भी और पत्नी भी। तो इन दोनों की फिर क्लासिकल लड़ाई होती है, जिसपे इतने चुटकुले बने हुए हैं और जिसको हम कहते हैं हा हा हा। अरे यही तो गृहस्थी का मसाला है ना, इसी में तो रस है। सास बहू की नोक झोंक, वो नोक झोंक नहीं है। हमारे बंधु आत्महत्या करने को तैयार बैठे हुए हैं और न जाने कितने पुरुषों की जिंदगी नर्क हो जाती है सास बहू के पचड़ों में। एक तरफ से मां खींच रही है, एक तरफ से बीवी खींच रही है, पिस बेचारा पुरुष जाता है। और आप पूछ रहे हैं दोष क्या है? दोष यह है कि आपने पहचाना नहीं कि आप किस व्यवस्था में भागीदार हो रहे हो। वो व्यवस्था ठीक है, आपने नहीं शुरू करी, पर आप भागीदार तो हो रहे हो ना। आप क्यों ऐसी व्यवस्था में भागीदार हो रहे हो जहां औरतें घर में बस दुर्बल पशुओं की तरह होती हैं? अधिक से अधिक खाना बना देंगी, सफाई कर देंगी, इतना ही उनका काम होता है। और अगर पत्नी है तो बच्चे पैदा कर देगी, यही उसका काम है। आप इस व्यवस्था में क्यों सहभागी हुए? आप सहभागी हुए, इसी का आपको दंड मिल रहा है। जो भी कोई जाने अनजाने इस व्यवस्था में साझीदार बनेगा, उसे इस व्यवस्था का फिर दंड भी झेलना पड़ेगा। बहुत खुश होते हो ना, अरे हम कैंपस में थे, इतने बड़े कैंपसेस में भारत के मैंने पढ़ाई करी, पर उसके बाद भी हमारे साथ थे लड़के। मुझे देखो बहुत पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। क्यों? बोले बात बहुत करती है, मतलब समझ रहे हो, मुंह बहुत चलाएगी। मुझे तो बस बीए हुए कर रखा हो अपना थोड़ा बहुत। भाई मैंने क्यों आईआईटी करी है? कमाने वाला काम मेरा है, घर में मेरा मूड अच्छा रखे। मुझे बहुत इंटेलेक्चुअल वाइफ वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, कर लो ऐसा। अब आज उनकी दुर्गति देखता हूं। दिखा ली न चालाकी कि डिपेंडेंट वाइफ चाहिए। डिपेंडेंट वाइफ लाओगे वो तुम्हें पकड़ के रखेगी। उसका डर समझो ना, उसके पास कुछ नहीं है जिंदगी में, तो क्या करे बेचारी। कोई बिल्कुल दुर्बल होता है तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। आपके पास जीने का, खाने पीने का एक ही सहारा बचे तो आप कैसे हो जाओगे? पर आपको बड़ा अच्छा लगता है, देखा ना ये मेरी लंबी उम्र के लिए कितने व्रत रखती है। वो इसीलिए रखती है कि तुम मर गए तो सड़क पे आ जाएगी। कमाती खाती होती तो नहीं रखती। चीन में ऐसा आता है उल्लेख, मिस्र में भी आता है कि रानियों को कर दिया जाता था कि ये मरेगा राजा अगर, तो इसके साथ तुम भी दफन कर दी जाओगी। अब वो इतना फिर प्यार देती थी राजा को, इतना प्यार देती थी, राजा को लगता था प्यार मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है। उनको तुम पर आश्रित बना दिया गया, डिपेंडेंट बना दिया गया, बोल दिया गया कि ये मरेगा तुझे ही मरना होगा। तो कुछ भी करके कोशिश करती थी उसको जिंदा रखने की। ये है तुम्हारे व्रत उपवास की हकीकत। और यही वजह है कि पति नहीं पत्नियों के लिए उपवास रखते। पत्नी मर जाए तो क्या हो गया, पति जाके दूसरी ब्याह लाते हैं। अच्छा संबंध, स्वस्थ संबंध दो आजाद लोगों के बीच ही हो सकता है। डिपेंडेंट वाइफ चाहे डिपेंडेंट हस्बैंड, न्यूरोसिस पैदा होगा बस। हर समय घर में भूचाल चलते रहेंगे और वातावरण बेहद बीमार रहेगा। किसी को अपने ऊपर आश्रित मत होने देना, ये प्यार नहीं होता है। मुझ में प्यार इतना है, मैं 40 साल से उसका बोझ ढो रहा हूं। ये प्यार है? ये हिंसा है। वो भी एक वयस्क है, एडल्ट है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, अपने पंखों से उड़ सकती थी। तुमने उसके पंख कतर दिए और अब तुम एहसान बता रहे हो कि मैं इतना प्यार करता हूं कि मैं उसको अपनी पीठ पर ढो रहा हूं। जैसे तुम किसी को लाश बना दो और फिर लाश को ढोते फिरो और एहसान बताओ कि देखा मैं इसको इतना ढो रहा हूं। उसको लाश भी तुम ही ने बनाया, इसलिए ढोना पड़ रहा है। उसको लाश बनाया क्यों, ये बताओ।
उसको जिंदगी क्यों नहीं दी? प्रेम जिससे करते हैं उसको जीवन दिया जाता है ना, उसके पंख नहीं कतरे जाते, उसको लाश नहीं बनाया जाता, उसको आकाश दिया जाता है, उसको सदा के लिए अपने सहारे पर आश्रित नहीं कर दिया जाता। न माओ को शौक है बहुओं से लड़ने का, न बहुओं को कुत्ते ने काटा है कि वो सासों से जाकर के लड़ती रहे। ये उन दोनों की पराधीनता का सूचक है, ये उन दोनों की बेबसी का सूचक है। जितने तरीके से हो सके तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में जो लोग हों, उनको सशक्त बनाओ। मारे गए गुप्ता जी गुलफाम, बताओ क्यों? गाड़ी घर में रखे थे 5 साल से, बीवी को चलानी नहीं सिखाई, दिल का दौरा पड़ा, एम्बुलेंस नहीं आई और बीवी को गाड़ी चलानी आती नहीं। घर में गाड़ी है तो बीवी को भी सिखा दो चलाना। डरो मत, बड़ा डर लगता है, पता नहीं ससुरी गाड़ी लेके किधर निकल जाए। आजकल की त्रिया चरित्र का कोई भरोसा नहीं है, बहुत फैल रहा है फेमिनिज्म। दोनों को जीवन में कुछ सार्थक दीजिए करने के लिए, जो उनको लड़ाई झगड़े सर फुट अव्वल से ज्यादा रस देता हो, फिर वो नहीं लड़ेंगी। आमतौर पे महिलाओं के जीवन में वैसा भी कुछ नहीं होता, कमाना धमाना भी नहीं होता, और कला साहित्य आदि के क्षेत्र में भी उनका कोई दखल नहीं होता, कोई मौजूदगी नहीं होती। क्रिकेट भी नहीं देखती हैं बहुत सारी तो महिलाएं, उत्तर भारत में खास करके, उन्हें वो भी नहीं समझ में आता, कजानी का करत रहते, गल्ली डंडा एक गेंद आई मार दिनों का लठ से, चार मन से रुआ के पीछे दौड़त लागा। उन्हें क्रिकेट भी नहीं ठीक से समझ में आता, तो और क्या करेंगी? एक ही मनोरंजन है, 3 इधर बैठ जाएंगी, 4 उधर बैठ जाएंगी, लड़ेंगी आपस में। तो सास को मस्त पसंद है कुछ देखना, टेनिस देखना पसंद है, लंबा मैच चल रहा है बढ़िया 4 घंटे वाला, और बहू उपद्रव काट रही है, सास मैच छोड़ेगी कभी? लेकिन करती रह जाएगी बावरी, क्या एस मारी बाप। ऐसी माएं चाहिए, 70 की उम्र में वो खुश हो रही हैं, भाई जो भी हो, नाडाल की बॉडी मस्त है, ऐसी मां चाहिए। क्या एस मारता है, और फेडरर सिंगल हैंडेड बैकहैंड स्लाइस, आहा। अब बहू बैठ के अनियन की स्लाइसेस कर रही है और आंखों से आंसू बहा रही है, कह रही है ये ससुरी। सास को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो टेनिस की स्लाइस देख रही है। जिंदगी में कुछ अच्छा ऊंचा आ जाए, अर्थपूर्ण हो जो, सोद्देश्य हो जो, तो फिर लड़ाई झगड़े में कौन पढ़ना चाहता है? ये लॉन्ग लेसन फिर कौन करेगा? कोई नहीं। हम खुद ही आने नहीं देते महिलाओं के जीवन में, ऐसा कुछ नहीं आने देते ना। अधिक से अधिक वो क्या करती हैं, टीवी में देखती हैं वो वाले, वो सीरियल भी सास बहू के होते हैं, वो वहां सामने देखती हैं फिर ऐसे देखती हैं, और दोनों एक दूसरे को ऐसे ही कर रही हैं, और सीरियल खत्म होने से पहले ही बाल नोचने शुरू, तो झोटा उखाड़ ले। साहित्य में कोई रुचि नहीं, आप बैठ करके पढ़ रहे हैं कोई किताब और उसमें डूब गए हैं, कोई आके आपको उकसाई भी लड़ने के लिए, तो क्या आप उत्तेजित हो जाओगे, लड़ने लगोगे? नहीं, आप कहोगे यार यहाँ शोर बहुत हो रहा है, मैं बाहर कहीं जाके पढ़ लेती हूँ। उन्हें किताबें भी नहीं पढ़नी, क्योंकि पुरुष ने उन्हें आज तक किताबों का कोई तोहफा भी नहीं दिया।
फिर अब क्या करोगी तुम पढ़ लिख के? नकल करके बीए हो गया था ना भाई, तो डिग्री भी इसलिए थी कि ब्याह हो जाए। ब्याह हो गया, क्या करोगी? ये किताब हटाओ, चलो इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाँ, लाइट बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, इधर आओ, किताब उधर रख दो। किताब उधर रख दो, लाइट बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, बिस्तर पर आ जाओ। अब तुम उसको पूरा जानवर ही बना दोगे तो फिर वो बर्ताव भी जानवरों जैसा ही तो करेगी ना। कुछ मेहनत करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, पढ़ाओ लिखाओ, ताकतवर बनाओ, कुछ उसकी चेतना का भी ऊर्ध्वगमन हो। बहुत सारे परिवारों में तो पत्नी की याद ही बस तभी आती है, दिन भर का काम साम निपट गया है, सब हो गया है, बढ़िया है, आ जाओ इधर आ जाओ, लाइट बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। मैं नहीं कह रहा हूं आपके यहां ये हो रहा है, मैं हमारे देश की, विशेषकर उत्तर भारत की कहानी बयान कर रहा हूं, विशेषकर जो हमारा मध्यम वर्ग है। इतनी हीन भावना भरी होती है पतियों में, जानबूझ करके पत्नियों को एकदम अशिक्षित गंवार रखते हैं कि कुछ सीख गई, कुछ जान गई तो कहीं हाथ से निकल जाए। अब ये हाथ से निकलने का मतलब क्या होता है समझ में नहीं आता। हाथ में कैसे रहती है, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा प्रचलित मुहावरा है हमारे यहाँ, हाथ से निकल जा रही है लड़की। ये हाथ कैसे, कहां थी, हाथ में क्या था? पूरी हमारी संस्कृति ही इसी पर आधारित है कि लड़की हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। वो हाथ से नहीं निकलेगी तो फिर गुलाम, पशु, गंवार की तरह रहेगी और तुम्हारी जिंदगी नर्क भी बनाएगी। तुम उसकी जिंदगी नर्क करो, वो तुम्हारी जिंदगी नर्क करेगी। पर तुम्हें अपनी जिंदगी नर्क होने देना स्वीकार है, पर लड़की को स्वतंत्रता देना स्वीकार नहीं है। हाथ से न निकल जाए लड़की। ये दुकानें इतनी देर रात तक क्यों खड़ी रहती हैं? जिला प्रशासन से बोल के दुकानें जल्दी बंद कराओ। क्यों? लड़कियां हाथ से निकल रही हैं। ये कोचिंग वाले बैच शाम को क्यों चलते हैं? शाम को नहीं चलनी चाहिए कोचिंग। क्यों? लड़की हाथ से निकल रही है। न जाने किस बात की हमको इंफीरियोरिटी है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा डर लगा रहता है कि कहीं लड़की, बहन, पत्नी हाथ से न निकल जाए। इंसान है औरत भी, और भयानक बदला लेती है, बहुत भयानक बदला लेती है। वो कोई मुक्त पुरुष, सिद्ध पुरुष नहीं है, वो भी इंसान है। आप उसको जो चोट देते हो वो तो दिखाई देती है बाहर से, औरत जब बदला लेती है और चोट देती है ना तो पता नहीं चलता। छाती छलनी हो जाएगी, हो रही होगी, और लेगी बदला। तुमने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, वो बदला क्यों न ले? बहुत भारी बदला लेती है वो तुमको नहीं मार सकती तो तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को पीटेगी। तुम अपने बच्चे को छुड़ा लोगे तो तुम्हारे सामने खुद को पीटेगी। उसके तरीके दूसरे होते हैं। सर अगर हम लेकिन प्रयत्न भी कर रहे हैं पिछले कई सालों से शादी के एक साल के बाद ही तुरंत ही प्रयत्न किए जा रहे हैं कि आप कुछ करिए, कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ भी करिए आपका इसमें भी मन हो। कहीं दो तीन बार मैंने मैंने खुद से उनको जॉब ढूंढ के दिया है, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं हो रही है कि मैं जॉब करूं, मैं ये करूं। कह दो रिश्ता ही नहीं रखूंगा। या तो आजाद इंसान की तरह मेरे साथ रहो, ऐसे तुम आश्रित होकर के चिपक करके जियोगी तो मुझे रिश्ता ही नहीं रखना है। भाई उसके ऊपर भी तो हजारों सालों की परंपरा, रीति रिवाज, कुप्रथाएं हावी है ना।
वो भी ऐसा थोड़ी है कि वो भी ऐसा थोड़ी है कि वो आजाद होने के लिए छटपटा रही है। उसको भी यही बताया गया है कि कुछ नहीं करना लाइफ में, मर्द को मुट्ठी में रख बस। तो कहती काय के लिए मेहनत करूं, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, बाहर जाके मेहनत काय के लिए करनी है। हस्बैंड को मुट्ठी में रखो, उसकी सारी सैलरी अपनी है, काय के लिए मेहनत करे वो। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके भीतर जो इस तरीके के संस्कार भरे हैं, उन संस्कारों को काटने के लिए। और इस हद तक मेहनत करनी पड़ेगी कि शर्त रख दीजिए कि अगर तुझे घर में इसी तरीके से रहना है तो फिर मेरे साथ नहीं रह सकती। और सर आज ही एक न्यूज में मैंने पढ़ा है कि एक फैमिली कोर्ट का ही मामला था, जिसमें ये हुआ कि पति की आमदनी 22,000 थी और उसके ऊपर 6 लोगों का भारण था। तो उसका डिवोर्स प्रोसेस चल रहा था। तो पत्नी अलग हो गई पति से और बेटी अपने साथ में ले गई। तो कोर्ट ने ये कहा कि पति ने ये आर्ग्यूमेंट रखा कोर्ट के सामने कि वो अपने आप से कमा रही है, वो इतना कमा रही है कि वो खुद का भी पोषण कर सकती है और अपनी बच्ची का भी पोषण कर सकती है। तो कोर्ट मुझ पर क्यों खाधा खौराकी का केस डाल रहा है? कोर्ट मुझको क्यों कह रहा है कि मैं ही अपने बच्चे और अपनी पत्नी का भरण पोषण करूं? वो मुझसे अलग रही है फिर भी, ये कोर्ट का फैसला है सर। तो कोर्ट भी ये कहता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चे का भरण पोषण करो, भले ही वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं। तो ये घटना मुझे बहुत। तो ये शादी से पहले नहीं समझ में आई थी बात? तब क्या कर रहे थे? जिन महोदय की ये घटना है उन्होंने क्या देख के विवाह किया था? तब तो बस यही देख के ले आ लेते हो कि बढ़िया किचन और बिस्तर के लिए बढ़िया होनी चाहिए। बाद में जब एलिमनी देनी पड़ती है तो समझ में आता है कि जे का होगो। ब्याह करके लाते हो उससे पहले परख लिया करो, 1 आध 2 साल तो बातचीत करो थोड़ी, तो किसी का मन कुछ पकड़ में आए। तब तो कहते हो नहीं वो भौजाई ने देख लिया है ना, काफी है, बस भौजाई जैसी होनी चाहिए। जाने ये किस तरीके का, ये तो कान खड़े हो जाते हैं ऐसे तर्क सुन के। काहे के लिए शादी में इतनी आतुरता रहती है कि बिना जाने समझे वो कह रही है पैसे दो, अब दो, भरो। मुझे इसमें कोई सहानुभूति नहीं है। ऐसे पतियों की बड़ी लंबी चौड़ी फौज है जो कह रहे हैं हमारी पत्नी हमारा शोषण कर रही है। ये तो बेटा बस दांव उल्टा पड़ गया। लाए तो तुम भी उसे इसीलिए थे कि तुम उसका शोषण कर सको। ये तो संयोग की बात है कि वो कर ले गई, तो मैं कैसे किसको गुनहगार मानूं? और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो शोषण नहीं कर रही, वो बिल्कुल कर रही है, एकदम कर रही है। और राक्षसी है कि कर रही है शोषण, बिल्कुल। महिलाएं ऐसी होती हैं बहुत सारी, जैसे पुरुष राक्षस हो सकते हैं महिलाएं भी राक्षसी हो सकती हैं, होती हैं। लेकिन ये भी तो बताओ ना कि तुमने उस राक्षसी में क्या देख के रिश्ता बनाया था। राम और लक्ष्मण के सामने भी आई थी शूर्पणखा, उन्होंने तो रिश्ता नहीं बना लिया। उन्होंने तो देखा कि रूप है पर राक्षसी है, तो रिश्ता नहीं बना लिया। तुम काहे के लिए रिश्ता बना लेते हो खट से? बस रूप देखते हो और घुस जाते हो और उसके बाद अब कहते हैं अरे क्या बताएं, जीवन भर गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। दो। वैसे जहां तक मुझे पता है सीमित समझ में, मुझे ज्यादा पता होना नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है मेरी उपलब्धि जीवन में यही है कि मुझे कोई जरूरत नहीं कि मुझे ये सब पता हो। लेकिन जहां तक मुझे पता है एलिमनी वगैरह की बात तब आती है जब, और वो दोनों पक्षों की होती है, जो ज्यादा कमा रहा होता है वो दूसरे को देता है। तो अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं तो उसमें इसका कुछ होना नहीं चाहिए। अब इसमें कोई विशेष क्लॉज लग रहा होगा तो मैं नहीं जानता। मामला जड़ से ही सड़ा हुआ है भाई। तुम ये क्यों बोलते हो कि तलाक के बाद जो हो रहा है उसमें अन्याय है? तलाक के बाद छोड़ दो, शादी से भी पहले से जो हो रहा है वो भी गलत है। जिस पेड़ की जड़ ही सड़ी हुई हो उसमें फल क्या रसदार लगेंगे?
जिस तरीके से हम रिश्ते बनाते हैं और जो हमारी पूरी प्रथा और हमारे तौर तरीके हैं, ये विश्व वृक्ष है। हम्म। हाँ सर, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, मैं ब्लड बैंक टेक्नीशियन हूँ, तो ज्यादातर महिलाएं उसमें ज्यादा रहती है। तो अभी तक मैं इतने साल से, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जितनी भी महिलाएं होती है, या तो उनकी जॉब छूटती है, या तो उनका पति छूटता है। मेरे सामने ऐसे 5 केसेस है, जिसमें से 5 में से 4 में उनकी जॉब छूटी है, जो बहुत ही हम्म। अच्छे पद पर थी। और हम्म। एक ही केस ऐसा है जिसमें उसने पति छोड़ा है। हाँ। तो तो अब यही बात मैं महिलाओं से पूछ रहा हूं ना, पति क्या देख के बनाया था? पति क्या देख के बनाया था? क्या ऐसा हो गया कि उसने बोल दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि या तो नौकरी छोड़ दे या मुझे छोड़ दे? क्या देख के ब्याह करा था उससे? राजकुमार राज दुलारा है। आहा। शुरुआत में ही तुम इतनी नालायकी कर देते हो कि उसके बाद रोने से कोई फायदा नहीं है। भारत में जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है महिलाओं का, वो लगातार गिरता जा रहा है। ये अजीब बात है। हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, हर तरीके से महिलाएं ज्यादा सशक्त हो रही हैं, लेकिन कुल लेबर फोर्स में महिलाओं का जो अनुपात है वो लगातार गिर रहा है, हर साल गिर रहा है, क्योंकि संस्कृति वही पुरानी है। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो पुरुषों की तनख्वाह बढ़ रही है। जब पुरुष की तनख्वाह बढ़ जाती है तो घर में पत्नी से बोलता है कि बढ़ तो गई मेरी सैलरी, तू अपनी जॉब छोड़ दे, मेरी सैलरी बढ़ गई है, मेरी सैलरी काफी है दोनों के लिए। माने सन 1990 में या 2000 में या 2010 में जितने प्रतिशत महिलाएं बाहर निकले काम करती थी, आज उतने भी नहीं कर रही हैं। और ज्यादातर महिलाएं जो जॉब छोड़ रही हैं वो बहुत गरीब नहीं है, वो निम्न वर्ग से नहीं आती, वो मध्यम वर्ग से आती हैं। अर्थव्यवस्था भले ही बेहतर होती जा रही है, हमारी संस्कृति और ज्यादा रसातल में गिरती जा रही है। कई मामलों में कल्चरल सेंस में हम ज्यादा लिबरेटेड थे आज से 30-40 साल पहले। सांस्कृतिक तौर पर हमारा पतन हुआ है 30-40 साल में। और ये जो FLPR है, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ये उसका सबूत है एक। और सर, एक विरोधाभास भी देखा है मैंने अस्पताल में, कि जो लेबर कक्षा की महिला होती है, जो वर्कर होती है, जो हाउस कीपिंग हो, उसमें ज्यादातर महिलाएं होती है। और उनके पति उनको फोर्सफुली भेजते हैं काम करने के लिए। क्योंकि वहां मजबूरी है एक अभी। चीज मैंने नोटिस एक नोट उनमें एक चीज नोटिस की है मैंने, कि जो महिलाएं वहां पे आएगी, उनके 3 से 4 बच्चे होंगे सर। हम्म। और उनका पति नहीं पूरा कर पाता, तो उनकी महिलाओं को भेजता है कि तुम फोर्सफुली काम करो, 24 घंटे काम करो। वहां मजबूरी है ना, वहां मर्द इतना कमा ही नहीं रहा कि चले, तो फिर अपनी मर्दानगी को एक तरफ रख के औरत को बाहर भेजता है कि जा तू भी कमा के, नहीं भूखे मर जाएंगे। यही मर्द जिस दिन थोड़ा सा ज्यादा कमाने लगता है, औरत तो कहता है कहीं नहीं, बाहर घर में बैठ, क्योंकि बाहर जाती है तो नैन मटक्का करती है और ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करती है, घर में बैठ। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है। हमें लग रहा था कि कम से कम जो फीमेल फिटिसाइड है वो कम हो रही है, पिछले 5 साल में वो दोबारा बढ़ गई। ये हमारी संस्कृति एक नई दिशा ले रही है। मैं कितनी बार ये आंकड़ा उद्धृत कर चुका हूं कि भारत की जनसंख्या में 4 से 5 करोड़ महिलाएं नदारद हैं, गायब हैं, वो मार दी गई हैं। कोई बात नहीं कर रहा कि 4-5 करोड़ महिलाएं को किसने मारा। प्राकृतिक रूप से महिलाएं और पुरुष लगभग एक बराबर होने चाहिए जनसंख्या में, पर भारत की जनसंख्या में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष 4-5 करोड़ ज्यादा हैं, क्योंकि बाकी बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया हमने। और हम बहुत गौरव अनुभव करते हैं कि ऐसा हमारा चाल चलन है, व्यवहार है, प्रथा है, परंपरा है। एक दो लड़कियां कहीं से गायब हो जाए तो बवाल हो जाता है, दंगा भी हो जाएगा।
4 करोड़ लड़कियां गायब हैं, उसकी कोई बात नहीं करना चाहता।